बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पुरअमन इनकलाब के ज़रिए हम ज़ाहिर है मुल्क की तरक्की चाहते हैं और पुरअमन इनकलाब एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम है, एक तजावीज़ का मजमूआ है। अब ये इन पे जब अमल दरामद होगा तो एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से तंग करेगी और रुकावट बनेगी कि काम हमारे ना चलें, वो आप जानते हैं भला क्या हो सकती है। वो है ब्रिक्स। हमने 50 लाख घर बनाने हैं, ईंटों के ही बनाने हैं। हमने मुल्क के चारों तरफ सिक्योरिटी का हिसार जो बनाना है, वो दीवारें चीन टाइप का, वो भी ईंटों से ही बनना है। लाहौर में ईंट कुछ है, ज़रा यहाँ से शोहपुरा चल जाए वहाँ पे और रंग हो जाता है, यहाँ से और आगे गांव में चले जाएं वो और रंग हो जाता है, पेशावर चले जाएं और रंग हो जाता है। ईंट की कोई क्वालिटी नहीं है, ना उसकी एक स्टैंडर्ड शेप है, ना साइज है, ना क्वालिटी है, ना स्ट्रेंथ है। तो हमने जब ईंटों के बारे में सोचा तो ये बजाते खुद एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया कि जिसके तहत पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा। इसके पास इतने डॉलर आ जाएंगे ईंटें बनाने से। अभी आपको मैं अर्ज करूंगा किस तरह डॉलर बन जाएंगे, कितना डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। उस सिलसिला कुछ इस तरह है कि ये जो ईंटें हैं ये तो हमने डिस्कार्ड कर देनी है। ये जो पट्टे वाले बनाते हैं, जो लोग हाथ से बनाते हैं, ये जो पट्टे वाले काम करने वाले हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मालिक जो हैं उनको पैसे नहीं देते, काम बच्चों से करवा रहे हैं और मजदूरी देते नहीं, देते हैं तो बहुत कम देते हैं, उनको रोज़ शिकायत ही करते रहते हैं। लिहाजा ये जो पथेरे होते हैं ना, इनकी बात कर रहा हूँ। अब वैसे भी ये जो आप देखते हैं जो ईंटें पाकिस्तान में बनती हैं, ये इसमें ईंधन जो है वो कोयला है। कोयला जो पाकिस्तान में जहाँ से भी दस्तयाब होता है जिस फॉर्म में, उसको ला के तो उसको पहले ईंटें लगा देते हैं एक चक्कर में और फिर उसके ऊपर ये जगह छोड़ के वहाँ पे आग लगा देते हैं इससे, और तकरीबन महीना के करीब, 1 महीने के करीब वो आग जलती रहती है और ईंट जो है ना आहिस्ता 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 पकती रहती है। फिर वो उसे खोलते हैं ईंटें में से, उनमें से कई किस्म की ईंटें निकलती हैं, कुछ जली भी निकलती हैं, कोई कच्ची निकलती हैं, कोई ईंटें जो ऐसी बनी हुई होती हैं कि वो बारिशों में बनी होती हैं, उनको बारिशी ईंटें कहते हैं। असल फर्स्ट क्लास जो ईंट है वो इस्तेमाल होती है। बहाल फिंगर ईंट भी निकलती है इसमें से, पट्टे में से। तो ये सब मिली जुली ईंटें निकलती हैं। ज़ाहिर है ज़्यादातर फर्स्ट क्लास ही ब्रिक्स होती हैं जो ये बेचते हैं पट्टों वाले। और एक इन्होंने अजीब काम पकड़ा हुआ है कि रोज़ ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा सुना कि भाई ईंट का भाव किसी से बातचीत कर रहा था तो उसने कहा जी कि 4000 रुपया है ये 1000 की, 4 रुपये की ईंट है। फिर बात आई गई हो गई, फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने 2 साल बाद फिर मैंने पता किया। ऐसे ही मेरे पास एक ठेकेदार आता था, मैंने कहा यार बताओ क्या आजकल क्या ईंट है? कहता जी 800 रुपया। 8000 रुपये, 8 रुपये की ईंट। वो महंगे की हो, आग लग गई। 4 रुपये से 8 रुपये ईंट हो गई। कहता जी उन्होंने हड़ताल कर दी थी पट्टे वाले ने, कही बनानी नहीं, सानू आंडा रेट करन दियो।
आपको पता है आजकल के आज का 12 रुपए की ईंट है। तो ये अजीब मोनोपोली इन्होंने लगाई हुई है। कहते हैं जी ईंधन महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई जनाब, बारिशें आ गई ज़्यादा, ये हो गया वो हो गया। तो लिहाजा हमने एक ऐसी तजवीज़ सोची जिससे मुल्क में दुनिया की एक नंबर ईंट बनेगी और इतनी बनेगी जितनी आप चाहेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है, पहले चीज़ ये देखनी है कि ईंटें बनाने में ख़र्चा कहाँ कहाँ होता है। 3 चीज़ों में ख़र्चा होता है। एक तो लेबर है जो ईंटें बनाती है, मिट्टी को गूंथती है, फिर उसमें से पैरों से फिर वो उसको पता नहीं क्या क्या करती है, फिर उसके सांचों में बनाती है, फिर उठा के रखती है, फिर अल्टीमेटली जाके पट्ठे में जाके ये पकती हैं। ये लेबर है सारी, बहुत लेबर आती है इसमें। फिर उसके बाद ईंधन है, ईंधन पे बड़ा खर्चा आता है। कोयला सस्ता नहीं पाकिस्तान में, कोयला बहुत महंगा है और कोई ईंधन इस पर काम कर ही नहीं सकता। कहें कि लकड़ी डाल के उसे जला ले, ना 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 ना, उससे नहीं ईंटें पकती। फिर तीसरी आइटम इसमें क्या है, इसमें मटेरियल क्या है, वो मिट्टी है। मिट्टी से बनती है, जहाँ पे भट्ठा लगा होता है वहाँ से मिट्टी देखते हैं, वहाँ लगाते हैं जहाँ अच्छी मिट्टी होती है, कलर वाली ना हो, वहाँ से वो सांचे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं और उसे आग लगा के पकाते हैं, बेचते हैं। अब 3 फैक्टर हैं, एक मिट्टी की कॉस्ट है, एक ईंधन की कॉस्ट है, एक लेबर की कॉस्ट है। हमने सोचा कि किसी तरीके से लेबर और ईंधन की कॉस्ट को ज़ीरो कर दें। लेबर और ईंधन की कॉस्ट को, देखिए सोचने की चीज़ें हैं, इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। सोचो कि ईंटें बनाने में ईंधन की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट ज़ीरो, बाकी रह गई मिट्टी। बस जिस ठेकेदार, जिस ज़मींदार को देना है आपने कि यहाँ पे आप ईंटें बना सकते हैं, तो वो तो उसकी अपनी ज़मीन है, तो मिट्टी तो मुफ्त की है, उसकी थोड़ी सी हैंडलिंग ही है ना। तो ईंट पे तो खर्चा ही कोई नहीं आ रहा। तो ये 12 रुपए की ईंट क्यों है? हमने ये सोचा है कि 4 रुपए की एक ईंट जो दुनिया में सबसे आला हो, कंप्रेस्ड हो, शेप की हो, ज़ाहिर मुख्तलिफ शेप्स की, छोटी बड़ी, क्या कहते हैं ना, छोटी ईंट के सारे शहर बने हुए हैं पुराने ज़माने में, फिर ये टाइलें हैं, फिर गुटके हैं, ये सब ईंटों की किस्में ही हैं। तो ये सारी की सारी जब हम बनाएंगे तो उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले हमने ये करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट करेगी कि जितना बॉर्डर है हमारा ईस्ट और वेस्ट, इंडिया के साथ और इधर अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, वहाँ पे देखें कहाँ पे आपको पानी का थोड़ा बहुत फॉल मिलता है, जहाँ पे छोटा सा आप पावर हाउस लगा सकें। छोटे छोटे पावर हाउस बड़े लगे हुए हैं, कैनालों पे लगे हुए हैं और सारा साल 100 साल से चल रहे हैं। ये गंगाराम इंजीनियर था और इन्होंने पाकिस्तान में ही वो काम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। गंगाराम हॉस्पिटल और ये तो छोटी चीज़ें हैं। ये इंतहाई काबिल इंजीनियर थे, तो इन्होंने ऐसे पंप स्टेशन, ऐसे पावर हाउस भी छोटे छोटे बनाए हुए थे जो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। वो 2, 4, 5, 10 मेगावाट के ही, लेकिन चल रहे हैं। और वो कैनाल के ऊपर, कैनाल के पानी को इस्तेमाल करके उसकी लहरों से ही बनाया हुआ, पता नहीं क्या है। खैर वो भी हैं, वहाँ पे भी एक छोटे छोटे पावर हाउस बन सकते हैं। फिर कहीं थोड़ी बहुत गैस निकलती है ना, बाज़ ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे थोड़ी सी गैस निकलती है। अब उसको क्या करें, वो इन्होंने बंद कर दी हुई है या बस वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भी छोटा सा पावर हाउस बन सकता है, क्योंकि उससे पावर जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये 15, 20, 30, 40 आप इस तरह छोटे छोटे पावर हाउस मुख्तलिफ जगह पे बना देंगे, बॉर्डर के साथ साथ
जहाँ के साथ साथ मिट्टी भी अच्छी हो, तो आपके पास एक पावर हाउस छोटा सा जहाँ से पानी आ रहा होगा, जिसकी रॉ मटेरियल की कोई फ़र्क नहीं है, और उसी पानी से, वो फॉल से वो ज़ाहिर है बिजली बन रही है, और इतनी बन रही है कि आपकी एक फैक्ट्री ऑटोमेटिक फैक्ट्री ईंटें बनाने वाली दुनिया में जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट है, एक तरफ से जनाब मिट्टी जाती है, दूसरी तरफ से ईंटें बन के निकल रही होती हैं। क्या मज़े की बात है। और ज़ाहिर है जो मिट्टी इस वक्त गई है वो उसी वक्त इसी नहीं जो पहले गई हुई थी, 24 घंटे में कम से कम रहेगी अंदर। उसने उसी बिजली से गर्म किए हुए कमरों में से गुजरेगी तो वो पकेगी, उसी के पावर से ही वो चल रहा है। वो हम फ्री दे देंगे उसको, जिसने जो फैक्ट्री बाहर से लाएगा, ऑटोमेटिक फैक्ट्री ईंटों की लाएगा और अपने लगाएगा खेतों में और ईंटें बनाएगा, उसको हम वो फ्री दे देंगे। और उसने चलवानी है, कोई ना कोई आदमी रखे वो उसे चलाए और उसे बिजली मुफ्त की इस्तेमाल करे सारी उम्र। पानी ने आते रहना है, बिजली बनते रहना है। उसमें कोई ख़राबी हो तो बाबडा के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, कोई आदमी साथ साथ बुला के उसे ठीक करवा दे। जैसे आपकी गाड़ी रखते हैं, ख़राब होती है, फ़ौरन मैकेनिक को बुलाते हैं, तो इसी तरह वो चलाएंगे। छोटी छोटी पावर हाउसेस, इतनी बिजली बनेगी कि वो आपकी फैक्ट्री को आसानी से ईजीली चलाए। और फिर दूसरी बात, जो फैक्ट्री है वो जब ख़रीद के बाहर से लाएगा तो गवर्नमेंट उसको सूद फ्री कर्जा लेके देगी, कर्जा की गारंटी भी देगी, बल्कि खुद खरीद के ला के इसे दे देगी कि ये ले, इतने की आई है, आहिस्ता आहिस्ता इसके पैसे गवर्नमेंट के। वो पैसा भी पब्लिक का है जो हम पब्लिक पे ही लगा रहे हैं। ये मेरी सोच में ये बड़ी एक उम्दा चीज़ है कि पब्लिक के पैसे को पब्लिक पे लगाना चाहिए और उस पर फिर डरना नहीं चाहिए कि ये क्या किया है मैंने। ना ना ना, उनका हक है। तो लिहाजा वो फैक्ट्रियाँ लगेंगी इस तरह 15-20, जहाँ पे हमारी ये ईंटें बन रही होंगी, रात दिन ईंटें बन रही होंगी। ज़रा सोचें, रात दिन ईंटें बन रही होंगी और उन ईंटों को हम पैक करेंगे डब्बों में, जिसमें फोम रखा हुआ होगा और 12 ईंटें, बड़ी 12, छोटी 24 टाइलें, और वो पैक करके वहाँ से निकलेंगी। अब क्या है, अभी ये कोई फाला है, ये क्या है, ये ईंटें हैं, ये पैक होनी शुरू हो गई हैं। हाँ जी, ये इसी तरह पैकिंग सारी दुनिया में बिकेगी। 4 रुपए की ईंट बनेगी। मैंने कहा है इसमें बिजली फ्री, ईंधन फ्री हो गया। लेबर कौन सी है? वो मिट्टी डालने वाली, वो कुछ ना कुछ तो करना है ना। फिर वो मिट्टी डालनी है उसने, शावर ने, बस मिट्टी डाल के, और मिट्टी से फिर वो सारी उसकी सफा भी होगी, मिट्टी गूंदी भी जाएगी, ये सब कुछ होगा। इस तरह ईंट बन जाएगी 4 रुपए की। सारे मुल्क में इतनी ईंटें बन जाएंगी कि आप उनको एक्सपोर्ट करेंगे, सारी दुनिया में आपकी ईंटें एक्सपोर्ट होंगी। उससे इतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि आपको किसी माली मुश्किलात की नहीं पीछे रहेगी। जो आजकल मुश्किलात हैं ये सब दूर हो जाएंगी एक वजह से, एक अच्छे काम से। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ईंटों का प्रॉब्लम हमने किस तरह दूर किया है और किस आला तरीके से किया है। इसके फ़ायदे भी बड़े हैं, लिहाजा ये काम हमने करना है। ना क्यों करेंगे? जिसमें फ़ायदा है वो नहीं करना तो और कौन सा काम करना है? छोटे छोटे डैम बनाने, ये वाले पावर हाउस बनाने आपका मतलब मुश्किल है? मेरा एक दोस्त है, उसने भी बिड कर दिया। जब वो IPP लगे थे ना, तो उसने भी बिड कर दिया। एक दिन में वो बिड करना था उसके ज़माने में, बेनज़ीर के ज़माने में मेरा ख्याल, तो उसने भी बिड कर दिया। भाई उसके पास क्या था? कुछ में नहीं था। मेरा दोस्त कहता जी मेरे पास एक जगह से गैस निकलती है, वो मेरे कंट्रोल में है, उस पर उसने पावर हाउस बनाया हुआ छोटा सा, थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। वो उसने कहा जी ये लो, मैं ये बिजली जो है
ये गैस आती रहेगी, बिजली बनती रहेगी, आपके ग्रिड में जाती रहेगी और मुझे मुफ्त के पैसे मिलते रहेंगे, सारी उम्र मिलते रहेंगे। वो कहता है जी मेरी ये पेंशन है, मेरा जो है ना बुढ़ापे का जो सहारा है। तो अगर ऐसा एक आदमी कर सकता है तो हम इन ईंटों की फैक्ट्रियों के लिए पावर हाउस छोटे छोटे क्यों नहीं बना सकते? जितने पैसे भी लगाएंगे, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पे लगा के पब्लिक को दे दें। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जिस टॉपिक को मैं छेड़ने लगा हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट। मुल्क में नौकरियाँ मिलेंगी तो गरीब आदमी नौकर होगा, फिर घर खरीदेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस करेगा और मकान खरीदेगा। ये सब चीज़ें नौकरी पे डिपेंड करती हैं। और इस वक्त जो हालत है नौकरी की, मैंने 35 साल जॉब किया और उसके बाद मैं रिटायर हुआ। तो रिटायर हुए भी मुझे अब 20 साल के करीब होने लगे हैं। 2001 में मैं रिटायर हुआ था, 18 साल हो गए। तो ये जो अब 18 साल बाद क्या है ना, इसमें तो एक नौकरी मैंने किसी को दिलवाने की अगर ज़रूरत पड़ गई है, किसी दोस्त ने कह दिया है, किसी रिश्तेदार ने आके मिन्नत कर ली है, तो मैं उसे छोटी से छोटी नौकरी नहीं दिलवा सका, क्योंकि नौकरियाँ है ही नहीं। महकमों में नौकरियाँ फुल हो चुकी हुई हैं। हमारे ज़माने में नौकरियाँ थी कि वर्क चार्ज रखते थे और कल को फिर उनको जो 10 वर्क चार्ज इकट्ठे होते थे उनको पक्का कर देते थे। इस तरह करते थे, ये तरीका वारदात था। लेकिन खैर अब तो जगह ही नहीं है तो कहाँ से रखना है। तो लिहाजा नौकरियों के और तरीका सोचना पड़ेगा जिससे नौकरियाँ पैदा करें। हमने ये पुरअमन इनकलाब जो नारा लगाता है ना नौकरियों के बारे में, वो कहता है हमने 2.5 करोड़ खरब कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ वैकेंसियाँ पैदा करनी है पहले साल में ही। ये 5 साल की बात नहीं मैं कर रहा, पहले साल में ही। अब आपने जब एक सिस्टम ऐसा राइज कर देंगे जिसमें नौकरियाँ हैं, तो फिर पहले साल में ही नौकरियाँ 2.5 करोड़ नौकरियाँ मुल्क के हर हिस्से में होंगी। आप कहेंगे कि वो कैसे? महकमे तो सैचुरेट हुए हुए हैं, महकमे तो एक आदमी और नहीं रख सकते, ये तनख्वाहें नहीं पे कर सकते, वो तो पहले निकलने चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है। असल में हमारा जो असूल है पुरअमन इनकलाब का, वो कहता है अवाम से अवाम तक। अवाम का काम अवाम ने करना है, फिर तो ठीक होगा। अगर अवाम का काम किसी और ने करना है तो वो कतन ठीक नहीं होगा। लिहाजा अवाम का काम अवाम करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूँ कि अवाम कैसे आ गई। आपका कारपोरेशन है या LDA है, लो LDA की मिसाल ले लेते हैं। हर महकमे की मिसाल ली जा सकती है, इरिगेशन की, ज़राअत की, किसी महकमे की कहें मिसाल ले सकते हैं। मैं LDA की मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये काम करती है कि प्लाट बनाती है, स्कीम बनाती है, हाउसिंग स्कीम बनाती है और वो उसे बना के तो बेचती है। चाहिए तो ये था कि अथॉरिटीज़ जब बनी थी तो इनका मकसद था कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पे लोगों को प्रोवाइड करें, प्लाट्स इतने ज़्यादा करें कि जिस वक्त कोई आए LDA में
और सीधा डीजी डायरेक्टर जनरल के पास जाए और जाके कहे जी मेरा ये नाम है, मुझे प्लॉट चाहिए मुस्लिम टाउन में, या आप कोई स्कीम बताएं, आपका कोई प्लॉट है 1 कनाल का रिजर्व प्राइस का। वो कहेगा हाँ जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो भी लेना है ले लो। उसी वक्त वो चेक काट के देगा, वो LDA के अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसी वक्त उसे लेटर इशू हो जाएगा कि इसने पैसे दे दिए हैं, लिहाजा ये प्लॉट इसका हुआ। अब वो दूसरे दिन ही जाके उस पर नक्शा बनवा के जमा करवाएगा और तीसरे दिन उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। लेकिन हुआ क्या है कि अथॉरिटीज़ ने वो प्लाट ऑक्शन करने शुरू कर दिए हैं। जो प्लाट उनको 1 लाख रुपए रिजर्व प्राइस पे पड़ता था, वो 1 करोड़ का बेचना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी में तो 1 लाख से रिजर्व प्राइस बढ़ी नहीं। जो मैंने 35 साल नौकरी की है वासा की, LDA की, उसमें रिजर्व प्राइस 1 लाख से कम ही रही है, बढ़ी नहीं। तो उसके बाद तो आवाज़ बिगड़ गया है। प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, अब 4-4 करोड़ के प्लॉट मिल रहे हैं 1-1 कनाल के। फेज 6 DHA का, इसमें 2 करोड़ से ऊपर प्लाट मिलता है। 2 लाख से 2 करोड़ रुपया फी कनाल से ज़्यादा प्लाट मिलता है। फेज़ 5 में उससे महंगा, फेज़ 4 में उससे महंगा, फेज़ 3 में उससे महंगा, 2 में। तो ये सूरत हाल है कि जब प्लाट इतने महंगे कर दिए पड़े, इनको चाहिए था कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पे देते और बेबहा प्लाट बनाते, तो फिर तो लोगों को प्लाट मिलते। ये DHA ने नहीं किया, ये LDA ने नहीं किया, और यही इनकी गलती है। अब हम LDA का थोड़ा सा हिसाब करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने प्लाट बनाने, ज़मीन ख़रीदनी है, जो भी कानून है ख़रीदेंगे, उससे फिर डिज़ाइन करेंगे। ये ख़ुद डिज़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये कंसल्टेंट मुकर्रर करेंगे। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स, कोई भी किसी की फर्म, अच्छी फर्म हो, उसे कहेंगे हाँ जी आओ, अब 10 फर्में अप्लाई करती हैं, उसमें से आप अच्छी फिट फर्में 3-4 को लिस्ट कर लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि जी हाँ हमने फलां जगह बनानी है स्कीम, फलां जगह 10 स्कीमें बनानी है लाहौर में। आप 10 कंसल्टेंट्स को दे दें कि इस जगह पे आपने जगह भी ढूंढनी है, ओनरशिप भी मालूम करनी है, उसके बाद वो जगह देखनी कितनी है, फिर वो सारा जो LDA करता था वो कंसल्टेंट करके फ़ौरन ला के एक टेंटेटिव स्कीम नक्शे पे बना के पेश कर देगा कि जी ये स्कीम है, इतने प्लाट इस साइज़ के बनेंगे। दूसरा ये कहेगा लाहौर में 1 नहीं 10 स्कीमें 1 महीने में बन जाएंगी, जहाँ जगह खाली है सब जगह स्कीमें बन जाएंगी। ये इन चोरों से, ये जो प्राइवेट लोग हैं, इनसे जान छूट जाएगी। लेकिन कौन करे, इसमें इनका फ़ायदा नहीं है महकमे वालों का। लिहाजा कंसल्टेंट को दें, कंसल्टेंट्स बना के दे दें, उसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है। कोई और कंसल्टेंट्स जो हैं वो बाकायदा इसको उस स्कीम में, जो भी स्कीम है उसको ओन करेंगे, कहेंगे जी ये स्कीम है, अब इसमें हर काम आपने करना है। प्लॉट इशू करने हैं, आपने नक्शे पास करने हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है। स्कीम की कंप्लीशन एवरी डे अप टू डेट रखनी है, और कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट करके महकमे को दे देनी है, LDA को रिकॉर्ड के लिए। LDA को अब इनका एक दफ्तर भी वहाँ पे उस पर शामिल होगा कि ये एक छोटा सा दफ्तर है। स्कीम में जो भी कंसल्टेंट होगा बनाएगा LDA की कॉस्ट पे बना के, वहाँ पे ये सारी बातचीत होगी, वहाँ पे वो सारा सिस्टम होगा, और ये सारी उम्र के लिए उस कंसल्टेंट का उस स्कीम में सिलसिला चलता रहेगा। अब वहाँ पे सीवर लगाने हैं, फिर कंसल्टेंट ही डिज़ाइन करेंगे, फिर कंसल्टेंट और ढूंढो जो उसको अलॉट करेंगे,
और फिर खो कंसल्टेंट जो इसकी सुपरविजन करेंगे। एलडीए ने तो पैसे देने हैं, हर काम इस तरह हर काम प्राइवेट होगा, प्राइवेट लोग करेंगे। जब ये प्राइवेट लोग करेंगे तो ये अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, ख़राब करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आगे आ जाता है फिर कि नौकरियां इस तरह बढ़ेंगी, हर मामले में, हर काम में कंसल्टेंट आवाम को भाई नाले साफ करने हैं तो ठीक है, ठेके दो, कंसल्टेंट रखो, कंसल्टेंट कहो जी ऐसे नाले साफ करने हैं, अपनी मशीनरी लाए वो करे, सब करे। अब उसमें इस तरह जब हम, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक की उसमें काम करने की का तरीका। जब पब्लिक काम करेगी वो गलत काम नहीं करेगी क्योंकि अपने लिए उसने करना है। और फिर इसी तरह हर चीज़ में आप कहते हैं जी कि इलेक्शन करवाने हैं। अब देखिए क्या उम्दा टॉपिक है, इलेक्शन करवाने हैं। और भाई इलेक्शन कमीशन क्या है, फ्रॉड है सारा। क्योंकि आज का गवर्नमेंट मेंबर ही नहीं अपॉइंट हो रहा है। राजी ने इमरान मानता है तो शहबाज शरीफ नहीं मानता, और वो लिस्ट ही नहीं कोई देता, तंग करने के लिए इमरान को। अजीब चक्कर है, सब जानते हैं और ओपनली कर रहे हैं, ये बदमाशी है। तो लिहाजा हमने जो सेक्टर बनाए हैं, सेक्टर में हर इंफॉर्मेशन है। 15-20 हज़ार की आबादी है और उसमें उस सेक्टर के ऑफिस में हर किस्म की इंफॉर्मेशन है कि मैं कब पैदा हुआ, और जो पैदा होते जाते हैं वो एंटर होते जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है वो निकलते जाते हैं, और उम्र सारी है कोई पता चला। जिस दिन वो आदमी 18 साल का होता है तो वोटर बन जाता है। अब जिस दिन मर्जी आप इस ऑफिस से पता करें कि जी इस ऑफिस में, इस एरिया में, इस सेक्टर में कितने वोटर हैं, औरतें कितनी हैं और मर्द कितने हैं, वो आपको 1 मिनट में बता देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास भी होगी, ये भेजेंगे और हर 6 महीने बाद अपडेट किया करेंगे। तो लिहाजा अब इन्होंने इलेक्शन करवाना है क्योंकि इनको पता है, इनको तो उस आदमी के बारे में, वोटर के बारे में, ऑफिस वालों को तो इस हद तक पता है कि भाई इसके जिस्म पे कितने दाग हैं, इसका रंग क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये मैट्रिक में कितनी दफ़ा फेल हुआ है, मैट्रिक में इसके कितने नंबर थे, क्या तालीम है इसकी, वालिदैन क्या करते थे, इसके बच्चे अब क्या करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना जब, तो वो कहे वहाँ पे अब ज़ाहिर है तकरीबन 40 इलाकों में एक MNA या MP फाइट करेगा, तो वो MPA का जो भी उसको अलॉट हुआ है वो वहाँ पे वो उसको वोटिंग करवाएगा। सेक्टर ऑफिस, उसको पता है ये मेरा वोटर है, आएगा जाके। अब 1 महीना वोटिंग होती रहेगी, आदमी जब मर्जी आए 1 महीने में आके अपना वोट अपना पहले कंफर्म करे जी आपका वोट है, उसको चिट्ठी छू हो जाएगी। तो पता है वहाँ रहने वाला, तो उसमें तो कुछ शक ही नहीं। तो मरे हुए वोट नहीं डाल सकेंगे, वो तो रहेंगे नहीं दुनिया में, लिस्ट में नहीं रहेंगे। आप फिर इस तरह ये होगा कि आपका जो वोट है वो सही डलेगा, और फिर उसको ऑफिस में बिठा के एक बॉक्स में वो उस पर 125-30 क्वेश्चन किए जाएंगे जो रिकॉर्ड हो रहे होंगे, और उसके जवाब में ही उसका वोट डल जाएगा। अब आप फर्ज करो कोई कंप्लेन करता है जी कि मेरे वोट ये गलत है, उसने कहा उसे आखिर अल्टीमेट ये बताया जा सकता है कि इस फलां आदमी ने तुम्हें वोट दिया है और ये उसका सबूत है, ये उसकी कंफर्मेशन है। आप तुम बताओ इसके अलावा कोई और वोट तुमने डाला है ये नहीं है इसमें, तो हम आपको साबित करते हैं। तो किसी गलती का एहतमाल, इस तरह लोगों ने, ऑफिस जो है, ऑफिस के स्टाफ है, ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो इसलिए ये नौकरियाँ इस तरह बनेंगी। हमने
प्राइवेटाइजेशन में कूड़ा करकट उठाना है, प्राइवेटाइजेशन में दरख्त लगाने हैं, प्राइवेटाइजेशन में पता नहीं क्या क्या करना है, तो आपकी इतनी नौकरियाँ 2.5 करोड़ वैकेंसी से ज़्यादा हर एरिया में होगी। जिस सेक्टर का कोई रहने वाला होगा उसको वहीं पे घर मिलेगा 2000 रुपया किस्त पे महाना, उसी को वहाँ पे 150 कनाल के एरिए में उसके बच्ची के लिए और बच्चे के लिए प्राइमरी स्कूल होगा, उसके लिए उसी सेक्टर में हॉस्पिटल होगा 100 बेड का, जहाँ से उसकी हेल्थ इंश्योर्ड होगी, वहाँ जाएगा, इलाज करा के घर आ जाएगा। हर चीज़ उसकी वहाँ पे कंट्रोल होती रहेगी। तो लिहाजा इस तरह स्कूल भी उसे मिल गया, उसको इंसाफ भी मिल गया, अदालत वहीं है, फिर उसको मेरा मतलब हर चीज़ जो है उसको वहाँ प्रोवाइड कर देनी है। उसका घर भी है, सुबह बाप जाता है, जाके तो बच्चे को स्कूल छोड़ जाएगा, दोपहर को उसकी माँ जाके पैदल ही जाके उसको बच्चों को ले आएगी। और ये स्कूल जो है, मेरी बात सुन लें, एचिसन से बेहतर होंगे, एचिसन कॉलेज से बेहतर होंगे जो अंग्रेज बना गया था। किन के लिए? शुरफा के लिए। तो हमारे लिए हर शहरी शुरफा है, उसके लिए हम ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां हर गेम होगी, हर गेम बच्चा खेलेगा, 4 ज़ुबानें सीखेगा, अरबी फर बोलेगा। तो इस तरह रियासत मदीना बनेगी। इस तरह फिर लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझेंगे। लिहाजा इस पे मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।